कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 3 महत्वपूर्ण फैसलों को दी मंजूरी। देश में ग्लोबल क्वालिटी के सोलर मॉड्यूल के उत्पादन के लिए सोलर पैनल में PLI स्कीम को मंजूरी। सेमीकंडक्टर से जुड़ी अब 3 योजना में एक समान 50% इंटेंसिव को मंजूरी। डिस्प्ले फैब पर सीलिंग को हटाया गया। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई PM केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक। ट्रस्टियों ने देश के लिए महत्वपूर्ण समय में फंड द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। PM ने फंड के तहदिल से योगदान देने के लिए देश के लोगों की सराहना की। फंड में सलाहकार बोर्ड के गठन के लिए राजीव महर्षि, सुधा मूर्ति और आनंद शाह को किया गया शामिल। कैबिनेट किंग राजू श्रीवास्तव का निधन। लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था इलाज। 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताया शोक। कहा वो वर्षों तक अपने समृद्ध काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने मुंबई के नवाशेरा पोर्ट से 1725 करोड़ रुपए मूल्य के 22 टन से ज्यादा हेरोइन बरामद की। कुछ दिनों पहले 1200 करोड़ रुपए हेरोइन के साथ पकड़े गए अफगानी नागरिकों से पूछताछ के आधार पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक ड्रग का किंगपिन पाकिस्तान में बैठा अफगानी नागरिक। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू। शीर्ष अदालत में आज सुनवाई का 9वां दिन। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही है सुनवाई। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध का किया था बचाव। कहा था दूसरे समुदाय के छात्रों को भी यूनिफॉर्म से हटकर धार्मिक परिधान पहनने की इजाजत नहीं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के लिए रूस में आंशिक सैन्य लामबंदी की घोषणा की। राष्ट्र के नाम अपने विशेष संबोधन में पुतिन ने कहा, पश्चिम ने सीमा पार कर दी है। पश्चिम रूस को कमजोर करने, विभाजित करने और नष्ट करने की अपील कर रहा है। कहा वो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हर जरूरी संसाधनों का करेंगे इस्तेमाल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने UNGA में की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा समरकंद में SCO शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया संदेश पूरी तरह सही। मोदी ने कहा था ये वक्त युद्ध का नहीं। और भारत इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। हरमनप्रीत कौर की टीम ने सीरीज में बनाई है 1-0 की बढ़त। आज जीत दिलाएगी अजय बढ़त। नमस्कार, इस वक्त तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं प्रकाश और खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 3 फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह कहा कि कैबिनेट ने सोलर पैनल में PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट ने उच्च दक्षता वाले सोलर PV मॉड्यूल ट्रांस 2 के लिए 19,500 करोड़ रखा है। मंत्रिमंडल ने आज हाई एफिशिएंसी वाले सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए PLI स्कीम्स की ट्रांच 2 पर अनुमोदन किया है और जिसके अंतर्गत चयनित 3 कंपनियों ने सोलर PV मॉड्यूल्स के बनाने के लिए 8.7 गीगावाट की क्षमता के उत्पादन की कैपेसिटी यहाँ पे बनाने की शुरुआत की है, जिसका काम चल रहा है। ये फुली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर से जुड़ी अब 3 योजना में एक समान 50% इंटेंसिव को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह कहा, सोलर PV मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपए आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। ट्रांच 2 स्कीम में
इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई हैं। इसमें अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरर्स पीएलआई स्कीम में पास हो पाएंगे, उनका इंटरेस्ट भी आएगा, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और पीएलआई स्कीम का लाभ उठाएंगे। और इसका लाभ उठाते हुए हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स भारत में ही तैयार होंगे। 1000 मेगावाट कैपेसिटी वाले प्लांट ही इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। इससे देश में सोलर एनर्जी का उत्पादन कम लागत पर हो सकेगा। उस प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक की अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स में देशवासियों के योगदान की प्रशंसा की। पीएम केयर्स फंड का अभिन्न अंग बनने पर प्रधानमंत्री ने ट्रस्टियों का स्वागत किया। बैठक में पीएम केयर्स फंड के नए नामित ट्रस्टी भी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए ट्रस्टियों और सलाहकारों की भागीदारी से पीएम केयर्स फंड के कामकाज को व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ साथ पीएम केयर्स फंड के नए नामित ट्रस्टी भी शामिल हुए। बैठक में पीएम केयर्स की मदद से शुरू की गई विभिन्न पहलों के बारे में एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भी शामिल है, जो 4345 बच्चों की मदद कर रही है। न्यास ने पीएम केयर्स फंड में सलाहकार बोर्ड के गठन के लिए भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि, इन्फोसिस फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति, टीच फॉर इंडिया के सह संस्थापक और इंडिकॉप्स और पीरामल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ आनंद शाह को नामित करने का निर्णय भी लिया। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एआईसी किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज यूएचएनडी था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन एएनएम बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की है और 1 महीने से ज़्यादा समय तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद आज उनका निधन हो गया। कॉमेडियन के स्वास्थ्य में बीच में सुधार देखने को मिला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। जब से राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, तभी से वे बेहोश ही थे। सीने में दर्द और जिम में वर्कआउट के दौरान गिरने के बाद उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। राजू श्रीवास्तव पिछले 41 दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। 10 अगस्त को बेहोश होने के बाद से ही उन्हें होश नहीं आया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रख्यात हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का असामयिक निधन बेहद दुखद है। अपनी हास्यपूर्ण प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की उनमें विलक्षण प्रतिभा थी। उनके प्रभाव से भारत में हास्य के मंचन को नई पहचान मिली। उनके परिवार और प्रशंसकों को मेरी शोक संवेदनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर गहरा दुख जताया। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हंसी मजाक और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए, लेकिन वो वर्षों तक अपने समृद्ध काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राजधानी दिल्ली में AIF और PMFME और
PMKSY योजना के बीच कन्वर्जेंस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश रहती है कि समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक आधुनिक सुविधाएं और अवसर पहुंच सके। प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के कारण गत 8 वर्षों में अनेक योजनाओं का सृजन हुआ है। उनकी लगातार यह कोशिश रहती है कि कमज़ोर व्यक्ति की, कमज़ोर समूह की ताकत कैसे बढ़े और बीच में जो गैप वर्षों से बच गए हैं उन गैप्स को सरकार के माध्यम से हम कैसे भर सकें और उस विषय को कैसे आगे बढ़ा सकें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता अभियान कार्यक्रम में देश भर के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मंत्रालय दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाता है। इसका लक्ष्य जरूरतमंद लोगों को सीधे मदद पहुंचाना होता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रालय अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर रहा है और इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान बढ़ाकर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लिए छात्रों को विदेश शिक्षा हासिल करने की योजना सफलतापूर्वक काम कर रही है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समुदाय के लिए वेंचर कैपिटल फंड के जरिए उन्हें रोजगार बनाने वाले उद्यमियों की सूची में शामिल करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। ये मंत्रालय सशक्तिकरण का मंत्रालय है। सोशल जस्टिस के साथ साथ उसको एम्पावर करना, और इस मंत्रालय को मतलब मैक्सिमम सपोर्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का है और बहुत सारी जो योजनाएं हैं इसका फायदा हम सब लोगों ने उठाना है। एक तो अपनी ओवरसीज स्कॉलरशिप भी है। लास्ट ईयर में अपने मंत्रालय ने 125 स्टूडेंट को फॉरेन में भेजा था। भाजपा ने एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर चुटकी लेते हुए करारा प्रहार किया है। पार्टी के प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने इस यात्रा को भारत जोड़ो नहीं बल्कि करप्शन जोड़ो यात्रा करार देते हुए कहा कि इस यात्रा के माध्यम से देश भर के भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। ये यात्रा जो है करप्शन जोड़ो है। करप्ट एलिमेंट्स अक्रॉस द कंट्री उनको जोड़ो। 2G पार्टनरशिप कन्याकुमारी और स्कैम, हमने तो एक ही इश्यू पर हमने फोकस किया है, ये बार स्कैम। उसके अलावा सोलार स्कैम भी हुआ है जिस पर कोई जवाब नहीं देता कांग्रेस पार्टी। पॉलिसी बैकरूम ऑपरेटर है, बैक सीट ड्राइवर जो है राहुल गांधी है। उनको स्पष्ट करना होगा, देश के सामने बताना होगा कि ये करप्शन पर इनका क्या जवाब है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा का आक्रामक रुख लगातार जारी है। दिल्ली में भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों पर भाजपा के दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने आप सरकार को घेरते हुए कहा कि दिल्ली में डायलॉग एंड डेवलपमेंट के नाम से एक कमीशन चलता है। उन्होंने कहा कि कमीशन में उन लोगों को जगह दी गई है जो पार्टी का काम अन्ना आंदोलन के वक्त संभाला करते थे। प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हमने उपराज्यपाल को शिकायत की है, जिसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव को इस बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। डायलॉग कमीशन का ऑफिस है। आज उस ऑफिस के अंदर होता क्या है? उस ऑफिस के अंदर में दिल्ली के टैक्स पेयर से उनको सैलरी दी जाती है
2 करोड़ रुपया हर महीने की सैलरी उन सारे लोगों को दी जाती है जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, मगर दिल्ली सरकार ने उनको ऑफिशियल पद पर बिठा दिया। मगर वो आज भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ही काम कर रहे हैं। तो वो तनख्वाह ले रहे हैं आईएएस ऑफिसर की, जो उनको घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, वो मंत्री के बराबर का मिल रहा है, मगर काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में प्रोफेसर्स के शिखर सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सम्मिलित हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हम बात करते थे कि जीडीपी का 3%, 4% या 5% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। हमारा यह भी कहना था कि शिक्षा को नजरअंदाज किया जाता है। नड्डा ने यह कहा कि लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षण संस्थान हैं वे पुनरुद्धार के पथ पर हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि विद्या का केंद्र भारत रहा है और विश्वविद्यालय के जन्मदाता भी भारत ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से प्राचीन वैभव देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 2700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विद्या का केंद्र हमारा देश ही रहा है और विश्वविद्यालय का भी कॉन्सेप्ट हमारा ही है, हम ही उसको जन्मदाता हैं। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से एंशिएंट ग्लोरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2700 crore rupees has been allotted only for retaining the glory of Nalanda Vishwavidyalaya. डीआरआई ने ऑपरेशन गोल्ड रश के तहत करीब 33.5 करोड़ रुपए के सोने के बिस्किट पकड़े हैं। करीब 65.46 किलो सोने की खेप को नॉर्थ ईस्ट देशों से मुंबई, पटना, दिल्ली में तस्करी कर लाया गया था। ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है होने का दावा किया गया है और डीआरआई को ये जानकारी मिली थी कि मिजोरम के रास्ते बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी कर एक बड़ा कंसाइनमेंट हिंदुस्तान आने वाला है, जिसके बाद ऑपरेशन गोल्ड रश शुरू किया गया। सबसे पहले डीआरआई ने महाराष्ट्र के भिवंडी में ऑपरेशन गोल्ड रश के तहत सोने के 120 बिस्किट पकड़े, जिनका वजन करीब 19.93 किलो, जिसकी कीमत करीब 10.18 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा जांच में पता चला कि विदेश से मिजोरम आए और फिर वहां से मुंबई पहुंचे इसी कंसाइनमेंट की 2 खेप दिल्ली और पटना में भी कुरियर के जरिए डिस्पैच किए गए हैं। जिसके बाद पटना में इसी लॉजिस्टिक कंपनी के वेयरहाउस पर रेड कर 172 सोने के बिस्किट, जिनका वजन 28.57 किलो और कीमत करीब 14.5 करोड़ रुपए है, जब्त किया गया। इसी कंसाइनमेंट की तीसरी खेप दिल्ली से पकड़ी गई। यहां से 102 सोने के बिस्किट, जिनका वजन 16.96 किलो और कीमत करीब 8.69 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस तरह कुल 994 सोने के बिस्किट जब्त किए गए, जिनका वजन 65.46 किलो और कुल कीमत करीब 33.40 करोड़ रुपए आंकी गई है। और वहीं दिल्ली पुलिस ने मुंबई के नवाशेरा पोर्ट से 22 टन से ज्यादा हेरोइन बरामद की है। यह हेरोइन की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। हेरोइन की कीमत करीब 1725 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं इस खेप के नार्को टेरर से तार जुड़े हैं। स्पेशल सेल ने कुछ दिनों पहले भी 2 अफगानियों को गिरफ्तार कर नार्को टेरर का खुलासा करते हुए 1200 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी थी। पूछताछ में अफगान नागरिकों ने खुलासा किया था कि मुंबई के पोर्ट पर भी कंटेनर में भी ड्रग मौजूद है। इस पर दिल्ली स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी एचएस धालीवाल ने बताया कि इसको भेजने वाला अफगान नागरिक है जो पाकिस्तान में है। इस ड्रग को भेजने वाली कंपनी अफगानिस्तान की है और कंसाइनिंग कंपनी दुबई की है। यह हमारे पड़ोसी देश में स्थित एक पोर्ट से
है और इसके पीछे अफगान नागरिक है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 दिन पहले मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के एरिया में नाव सेवा में हमारी टीम ने बहुत बड़ा सीजर किया लिकोरिस, जो कि हेरोइन कोटेड थी। और अभी तक की जो एस्टीमेशन बाय वेट है, क्योंकि लिकोरिस का बहुत ज़्यादा वज़न था, 20 टन थी, 20,000 किलो, तो तकरीबन जो अभी तक एस्टीमेशन है 1.5% बाय वेट विच कम्स टू अराउंड 345 किलो, और जिसकी वैल्यू बनती है 1725 करोड़ इन इंटरनेशनल मार्केट। और अब बात सड़क परिवहन एवं सड़क सुरक्षा की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क अभियांत्रिकी, वाहन विनिर्माण और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सफल बनाने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग की जरूरत है, जो सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़क संबंधी नियमों को पूर्ण रूप से पालन कराने के लिए लोगों को शिक्षित और जागरूक किया जा रहा है। साथ ही रोड इंजीनियरिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं पेट्रोल के विकल्प के रूप में ग्रीन फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने, Mobile engineering and emergency services for the people when the accident taken place. At the same time, education of the people and cooperation of the people is very important. We are making public education, lot of initiative for that, advertisement using celebrities and going to the people that you should use helmet, you should obey the rules of the road. That is the reason it's a big problem, and road safety is the highest agenda for all of us. वहीं पेट्रोल के विकल्प के रूप में ग्रीन फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और इसके इस्तेमाल करने के बहुआयामी फायदों के बारे में उन्होंने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल की जगह बायो एथेनॉल का इस्तेमाल करके गाड़ियां चला करेंगी, जिससे प्रदूषण के साथ साथ आयात शुल्क में भी कमी आएगी और इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को होगा, जो अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बन जाएंगे। मैं 28 तारीख को फ्लेक्स इंजन की टोयोटो की 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली टोयोटो की कार को ट्रायल प्रोजेक्ट में लॉन्च कर रहा हूं, और वो दिन अब दूर नहीं है कि पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल पर गाड़ियां चलेगी। पोल्यूशन कम होगा, इंपोर्ट बिल कम होगा और हमारे देश के किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा। किसान केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता होगा और निश्चित रूप से वो सपना पूरा होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अल्पसंख्यकों के शिकायतों का समाधान हो या सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, अल्पसंख्यक आयोग हर दिशा में काम कर रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए पीएम के 15 सूत्री कार्यक्रम पर लगातार काम जारी है। अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने क्या क्या अभी तक किया है और आगे उनका क्या प्लान है जिससे अल्पसंख्यकों का समावेशी विकास हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बड़ी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर साहब के 15 पॉइंट प्रोग्राम है, जिसमें एजुकेशन के बारे में है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, घर बनाने के बारे में है, IAS बनने के बारे में है। सो इट्स अ बिग प्रोग्राम फॉर द माइनॉरिटीज़, जिसको जो माइनॉरिटी कमीशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी सुपरवाइज करता है और जहां ज़रूरत हो उनका केस भी आगे लेके चलता है। सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए आपका क्या प्लान है, आगे क्या करने? पूरा एक प्लान है कि एजुकेशन राइट फ्रॉम द प्राइमरी टू PhD हम फंडिंग करते हैं। इसके अलावा IAS बनने के लिए अगर कोई प्रिलिमिनरी पास करता है तो अब भी हम उसको जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है, मेन एग्ज़ाम होता है, उसके लिए फंडिंग करते हैं। जिसको फ़ॉरेन जाना है उसके पास पैसे नहीं है, उसकी फंडिंग होती है। एम्प्लॉयमेंट, काम सीखने वाले को भी पैसा देते हैं, सिखाने वाले को भी देते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए भी इजी लोन देते हैं, 20 लाख का लोन, 4% इंटरेस्ट।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास के लिए अल्पसंख्यक आयोग पूरी तरह से तैयार है और माइनॉरिटीज़ का हर जगह पे पूरे देश में विकास हो सके इसके लिए प्रतिबद्ध है। डीडी न्यूज़ के लिए कैमरामैन विनय के साथ मसरूर फैजी, दिल्ली से। मनी लॉन्ड्रिंग केस में निचली अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई पर लगी रोक के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विनय कुमार से कहा कि वे प्रवर्तन निदेशालय की ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई कर कल ही फैसला लें। वो ही तय करेंगे कि कौन सा कोर्ट सुनवाई करेगा। स्पेशल जज गीतांजलि की कोर्ट में सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई अंतिम चरण में थी। पूरी कार्रवाई पर रोक लगने के चलते जमानत अर्जी पर चल रही सुनवाई पर भी रोक लग गई थी, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीना राडिया की नेताओं, उद्योगपतियों और अन्य प्रभावशाली लोगों से बातचीत की गई उनकी कई 100 घंटों की फोन रिकॉर्डिंग की जांच की है और उन्हें इसमें किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि के साक्ष्य नहीं मिले हैं। 2008 में आयकर विभाग द्वारा टैक्स गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए की गई फोन टैप रिकॉर्डिंग के सार्वजनिक होने के बाद उद्योगपति रतन टाटा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने खुद से जुड़ी कुछ निजी बातों के भी इन टेपों में होने का हवाला देते हुए इन्हें सार्वजनिक करने पर रोक की मांग की थी। वहीं एक गैर सरकारी संगठन ने याचिका दायर कर वाडिया टेप्स को सार्वजनिक करने की मांग की थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फोन रिकॉर्डिंग के प्रसारण पर रोक लगाकर सीबीआई से कहा था कि वो इस मामले में किसी संभावित आपराधिक गतिविधि को लेकर जांच करे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोष सिद्ध करार दिया है। कोर्ट ने उसे 2 साल कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। मामले में वर्ष 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी। उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया। बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लाइन, बिल जमा करना है तो लाइन, राशन के लिए लाइन, एडमिशन के लिए लाइन, रिजल्ट और सर्टिफिकेट लिए के लिए भी लाइन, बैंकों में लाइन। इतनी सारी लाइनों का समाधान भारत ने ऑनलाइन होकर कर दिया। आज जन्म प्रमाण पत्र से लेकर वरिष्ठ नागरिक की पहचान देने वाले जीवन प्रमाण पत्र तक सरकार की अधिकतर सेवाएं डिजिटल है। मैं शपथ लेता हूं कि मराठी एवं भारतीय राष्ट्रीय चेतना को जागृत कर केंद्रीय स्वराज का निर्माण करूंगा। फौज के सूबेदार नवाब सियादत अली को फौरन हमारा पैगाम पहुंचाया जाए कि वो मराठाओं को दुआब में ही रोके। हम बाजीराव को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हमारा एकमात्र लक्ष्य है विजय, हमारा एकमात्र प्रण है विजय।
हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर। और फिलहाल सीधे चलते हैं डीजी सीआरपीएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो जब से माओवाद चालू हुआ है तब से आज तक वो माओवादियों के ही कब्जे में था। सुरक्षा बलों ने इस पर कई बार बड़े अभियान चलाए और मैं अपने वहाँ अतिरिक्त डीजी के हिसाब से जब काम किया करता था तब भी 2018 में 2019 में कई बार बड़े बड़े अभियान चलाए, यहाँ तक कि 40 दिनों के अभियानों की भी उसमें एक बार प्रक्रिया की गई थी जिसमें बहुत सारी फोर्सेस को लगाया गया था। लेकिन वो ऑपरेशन भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि माओवादियों का पूरा गढ़ था, वहाँ पर बहुत अधिक IEDs और दुनिया भर की और तरह की चीज़ों को वो वहाँ पर लगा के रखते थे जिससे वहाँ पर पहुँचने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन इस बार अप्रैल 2022 के बाद से हम लोगों ने झारखंड में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जैसे अभियानों के तहत कि नक्सलवाद की कमर वहाँ से टूटी और उसके फलस्वरूप हम लोग बुरा पहाड़ पे पूरा कब्जा कर पाए। बुरा पहाड़ पे पहला कदम हम लोगों ने इस महीने की 5 तारीख को रखा, लेकिन अब पिछले 2 दिन परसों वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उतार के फोर्सेस को वहाँ पहुँचाया गया है बड़ी मात्रा में। पूरी तरह से बुरा पहाड़ को साफ कर लिया गया है और जितने भी फोर्सेस वहाँ पहुँची हैं उनका परमानेंट कैंप स्टैब्लिश कर दिया गया है। इस कैंप को स्टैब्लिश करने में हम लोगों ने करीब 3 बड़े ऑपरेशंस झारखंड में चलाए जिसके नाम हम लोगों ने दिए ऑक्टोपस, ऑपरेशन ऑक्टोपस। अप्रैल 2022 के बाद से जो चालू हुए, उसके भी पहले एक ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था जिसका नाम हम लोगों ने दिया था ऑपरेशन बुलबुल, उसको फिर डबल बुल भी कहा गया। विभिन्न जगहों पे उसको चलाया था जहाँ से इनकी रसद और बाकी लॉजिस्टिक्स सप्लाई वगैरह हुआ करती थी, उसके अगेंस्ट में किया जिसका डिटेल मैं भी आपको दूंगा। और एक ऑपरेशन और हम लोगों ने ट्राई जंक्शन एरिया में चलाया था जो इस इलाके से काफ़ी थोड़ा दूर है लेकिन कनेक्टेड रहते हैं। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म जो अभी चल ही रहा है। इसके तहत हम लोगों ने और भी आसपास के स्टेट्स में भी ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलते रहे जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन चारों को एक इकाई टाइप का मान करके जो ऑपरेशन चलाए उसमें करीब 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है जिसमें 7 छत्तीसगढ़ में, 4 झारखंड में और 3 मध्य प्रदेश में। ये इस वर्ष की संख्या में बता रहा हूँ 2022 की अप्रैल के बाद से जब से ये ऑपरेशन चलाए गए। इसके अलावा अप्रीहेंशन और सरेंडर दोनों मिला करके बिहार में 36 लोग हुए हैं सरेंडर और अरेस्ट, छत्तीसगढ़ में 414 लोग हुए हैं, झारखंड में 110 लोग हुए हैं और मध्य प्रदेश में उसमें महाराष्ट्र में 18। तो ये कुल 578 माओवादियों की गिरफ्तारियां व सरेंडर भी हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी के तहत मैं आप लोगों को आज ये खुशखबरी देना चाहता था। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने के लिए तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की जो उनके उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत गृह मंत्रालय ने देश भर में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई को अंतिम चरण में पहुंचाने का प्रण लिया है और हम लोग उसको साकार करने में अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2019 से वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध एक विशेष रणनीति अपनाई गई है और इसमें केंद्रीय तथा राज्य के सुरक्षा बलों से संबंधित एजेंसियों के समन्वित प्रयासों और चलाए गए अभियानों से संबंधित वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई में हम लोगों को अप्रत्याशित सफलता भी मिली है जिसका वर्णन मैंने आपको थोड़ा सा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियान से हिंसा की घटनाओं और उसके भौगोलिक प्रसार दोनों में लगातार गिरावट आई है।
मैं अगर कुछ आपको फिगर दूं तो वामपंथी उग्रवाद की हिंसा की घटनाओं में करीब 77% की कमी आई है। वर्ष 2009 में ये जो फिगर 2258 हुआ करती थी, उच्चतम स्तर थी, आज वो 509 रह गई है। हिंसा में होने वाली मृत्यु दर में भी करीब 85% की कमी आई है। वर्ष 2010 में 1005 के उच्चतम स्तर से कम होकर के 2021 में ये संख्या केवल 147 रह गई है। इसके साथ ही माओवादियों के प्रभाव क्षेत्र में भी काफ़ी कमी आई है और वायलेंस प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स जो हुआ करते थे, जिनकी संख्या 2010 में 96 हुआ करती थी, वो आज 2022 में केवल 39 रह गई है। 2018 से अभी तक के आंकड़े कुछ आपको इसमें फिगर में पीछे दिखाई पड़ रहे होंगे। 2018 में 60 के मुकाबले 2022 में 39 वामपंथी उग्रवाद संबंधी जिले हैं। इनकी घटनाओं में करीब 39% की कमी आई है। इनके सुरक्षा बलों के जो शहादतें हो जाती हैं ऑपरेशन के दौरान, उसमें करीब 26% की कमी है। सिविलियंस की जो माओवादी किलिंग्स किया करते हैं, उसमें करीब 44% की कमी आई है। और जो हिंसा की रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें विभिन्न जिलों की बात जो मैंने नंबर में बताई, उसमें परसेंटेज में वो करीब 24% है। इसी के तहत मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें हम लोग टोटल वायलेंस जो जिले में हो रही है, उसमें से अगर 90% से अधिक वायलेंस किसी एक जिले में होती है तो उसको हम नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। जो 2015 में 35 थी, 2018 में 30 थी और आज वो घट के केवल 25 रह गई है। इसके बाद मैं आपको कुछ डिटेल्स जो जिसके ऑपरेशन के तहत यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं और आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि बुरा पहाड़ का जो इलाका है, ये छत्तीसगढ़ झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है और ये पूरा बूढ़ा पहाड़ इलाका माओवादियों का पिछले 3 दशक से सुरक्षित गढ़ रहा है। इस पर अभियान चलाने की, जैसा कि मैंने बताया, बहुत कोशिशें हुई थी, लेकिन कभी सक्सेस इसमें नहीं मिली थी। इस बार इसमें सक्सेस मिली है। कुछ मैं फिगर आपको देना चाहूँगा। पिछले कुछ दिनों में करीब 1 से 1.5 साल में करीब 20 फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस झारखंड में बनाए गए हैं और कई सारे नए बेस बनाए गए हैं, जिसमें से करीब 11 बेस कुछ पिछले 4-5-6 महीनों में ही बनाए गए हैं। और उसके तहत जो ऑपरेशन हमने आपको बताया ऑक्टोपस, उसमें जो ऑक्टोपस के दौरान जो सुरक्षा बल ऊपर चढ़ाई चालू किए, उसमें हम लोगों ने इंटेलिजेंस कलेक्शन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट भूमिका ली और जिसके तहत कि जो ह्यूमन इंट और इलेक्ट्रॉनिक इंट, ये 2 तरह की इंटेलिजेंस कलेक्शन ज़्यादातर आजकल होता है, जिसको टेक्निकल इंट बोलते हैं। उसमें वो फ़ोन मॉनिटरिंग, सेल फोन मॉनिटरिंग वगैरह वगैरह से जो इंटेलिजेंस मिलता है, और दूसरा होता है जो एक सोर्स को डेवलप करके जो काम किया जाता है। तो इसमें हमने एक सोर्स डेवलप किया और सोर्स ही हम लोगों का एक बहुत ही अच्छे तौर पर उसने हम लोगों को इसमें गाइडेंस दिया, जिसके तहत हम वहाँ तक पहुँच पाए। इसकी शुरुआत जो हम लोगों ने की थी, लास्ट का ऑपरेशन जो ऑक्टोपस हुआ वो 4 सितंबर से हुआ था। इसमें करीब 139 आईईडी बरामद हुई, 358 राउंड एसएलआर के बरामद हुए। जो ग्रेनेड्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स, वो करीब 39 राउंड। एरो बम्स जो जिसको कि वो फायर करके अपनी दूरी तय करने की यूबीजीएल की तरह ऑपरेट कराते हैं, वो करीब 25 हुए। 6 डेटोनेटर्स और कॉर्डेक्स वायर करीब 500 मीटर। अभियान दल जो हमारा था वो बूढ़ा पहाड़ में, बूढ़ा गांव जो जिसके नाम पर इस पहाड़ का नाम है, रानियागढ़ गांव और थालिया, तीनों जगह पे पहुंच के तीनों बूढ़ा पहाड़ के तीनों तरफ से चढ़ाई के जो रास्ते हैं उनको सबको अपने कब्जे में ले लिया है। और पहली बार पूरे बूढ़ा पहाड़ के इलाके में अब सिक्योरिटी फोर्सेस का कब्जा है। इसके तहत माओवादियों का प्रभाव इस इलाके में काफ़ी ज़ोरों से कम हुआ है। और उसके बाद हम लोगों ने आसपास के इलाकों में, उसके पहले से जो ऑपरेशन डबल बुल वगैरह चला रहे थे, वो 20 दिनों का ऑपरेशन था, जिसमें 8 फरवरी से 28 फरवरी तक वो ऑपरेशन चला था। और उस ऑपरेशन में दिनेश नागेशिया एरिया कमांडर अरेस्ट किया गया था। 10 बार मुठभेड़ हुई थी हम लोगों की। 14 के करीब माओवादियों को 20 दिनों में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें बलराम ओरांव, सुदर्शन भुइयाँ, गंजू, दशरथ खिरवार ऐसे इनामी माओवादी थे। इसमें बरामदगी करीब 28 हथियारों की हुई थी, वन ऑफ द ग्रेट सक्सेसेस
जिसमें LMG एक मिली थी हम लोग को, जो कि बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट वेपन होता है। 3 इंसास उसमें रिकवरी हुई थी, SLR 8 हुई थी, सेमी ऑटोमेटिक वेपन 3 और .303 राइफल 9 और 315 राइफल जो .315 जिसको बोलते हैं, पब्लिक को भी इशू होती है वो। आप देख रहे थे CRPF के महानिदेशक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से हालिया समय में CRPF को कामयाबी